Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और बच्चा पार्टी आज हम आ गए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट 2 के साथ। यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्चुअल पैसेज। आप सबको पता है कि फैक्चुअल पैसेज आपका एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है और बच्चे इसमें अक्सर अपने मार्क्स लूज आउट करते हैं या डर जाते हैं। सो आज आपकी ये ओशन मैम आपको ये बताने आई है कि इसमें डरने का कुछ भी नहीं है। फैक्चुअल पैसेज को हम ब्रेक डाउन करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू से अंडरस्टैंड करेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आई एम गोइंग टू गिव यू सम अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स टू हेल्प यू अटेन दीस काइंड ऑफ पैसेजेस। आल्सो वी वुड डिस्कस द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि आप फैक्चुअल पैसेज से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो अगर आपका गोल ये है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अपने फुल नंबर लेकर आओ तो भाई इस वाली वीडियो को तो आपको एंड तक डेफिनेटली देखना है। और एंड तक जाने से पहले सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको डिस्कर्सिव पैसेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको हम ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पर सर्च करिए डिस्कर्सिव पैसेज बाय ओशन मैम, आपके सामने वो वीडियो हाजिर हो जाएगी। चलिए ना, let's get into the session and let's discuss the session flow. So सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फैक्चुअल पैसेज होता क्या है, क्या फॉर्मेट आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बिकॉज 10 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, तो वो 10 नंबर के लिए किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पैसेज में से पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ वी आर गोइंग टू डिस्कस एन एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि किस टाइप के फैक्चुअल पैसेजेस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड आई हैव सम टॉपर टिप्स फॉर यू to help you attempt these kind of questions with full on confidence and full marks as well. So please session को end तक जरूर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले let's understand, ठीक है, sorry, let's begin our day with a quick dose of motivation. So the more you read, the more you things you know, the more that you learn, the more places you go. तो मतलब जितना पढ़ोगे, जितना चीजें समझोगे, ठीक है, उतनी ज्यादा ऊंचाइयां सक्सेस लाइफ में हासिल करोगे। और अगर आपका मोटो है कि आपको इंग्लिश में सक्सेस हासिल करनी है, सो ओशन मैम आपके लिए हाजिर है। सारी की सारी वीडियोस फॉलो करिए, रेगुलरली सेशन देखिए। आई प्रॉमिस यू कि आपको अपने अंदर धीरे धीरे सही पर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। मूविंग ऑन, सो बच्चा पार्टी, दिस इज द स्केड्यूल ऑफ द वीक, ठीक है। तो आपको ये सारी की सारी वीडियोस इस हफ्ते देखनी है। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे वन शॉट कर लिया है। आई ऑल्सो गिव यू सम अमेजिंग टिप्स फॉर स्टोरी राइटिंग, वॉच आउट दैट सेशन एज वेल। उसके बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, जो कि आपका सॉरी कर लिए नहीं, करेंगे, जो कि आज आपका 9 बजे आने वाला है, ठीक है। उसके अलावा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फैक्चुअल पैसेज ये अभी आपका 4 बजे चल रहा है। फिर उसके बाद आपके पास ईश्वर एंड द स्टोरी टेलर की इंट्रोडक्शन एंड समरी, 5 मंथ स्ट्रैटेजी टू कंप्लीट योर इंग्लिश सिलेबस एंड ईश्वर एंड द स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी आने वाले हैं। तो सारे सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट वॉच है, तो प्लीज कोई भी सेशन कोई भी मिस आउट नहीं करेगा। ऑलराइट, चलिए ना आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, लेट्स अप्रिशिएट आवर होमवर्क होम रनर्स। सो अवनीश, अवंतिका, अनामिका, शीतल, ज्योति, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। अगर आपको भी अपना नाम कुछ इसी तरीके से सेम स्क्रीन पे देखना है ना, सो हम सेशंस में रेगुलरली आपको होमवर्क देते हैं। उस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है एंड आई विल पिक योर नेम्स फ्रॉम देयर फॉर होमवर्क होम रनर्स। मूविंग अहेड नाउ, ठीक है, फालतू की बकवास बहुत हो गई। Let's just dive directly into the topic now and discuss what factual passage actually is. तो भाई फैक्चुअल पैसेज जैसा कि उसके नेम में ही है, फैक्ट्स पर बेस्ड होता है। तो आपको कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसमें कुछ फैक्ट्स गिवन होते हैं अबाउट एनी सब्जेक्ट और टॉपिक। सो देयर आर चांसेस कि आपके सामने कोई टैबुलर इंफॉर्मेशन हो या कभी कोई ग्राफ दे रखा हो या आपके सामने बहुत सारी वैल्यूज की बात करी गई हो। एंड यूजुअली बच्चे जब इन वैल्यूज को देखते हैं, टेबल्स को देखते हैं, वो घबरा जाते हैं कि न जाने पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। बट लेट मी जस्ट गिव यू अ साई ऑफ रिलीफ ओवर हियर। As compared to discursive passage, factual passage
पैसेज को अटेम्प्ट करना इजियर है। व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट आर एक्चुअली गिवन इन द पैसेज इटसेल्फ। आपके पास पैसेज में ऑलरेडी कुछ फैक्ट्स गिवन है, उन्हीं फैक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वही डिस्कसिव पैसेज में मोर ऑफ द क्वेश्चंस आर इन्फरेंस बेस्ड, जहां पे आपको बहुत ज्यादा अपनी तरफ से कंक्लूजन देने पड़ते हैं एंड वहां पे स्कोप ऑफ जो आपके मिस्टेक्स है वो ज्यादा हो जाता है। फिर जो आपका ये फैक्चुअल पैसेज होता है, दे आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, यानी जो गिवन है वैसा का वैसा वही आपके लिए सत्य है, एंड इट इज अनबायस्ड इन नेचर, ठीक है, एज पर द ऑथर्स व्यू। नेक्स्ट, इट गिव यू सम एक्यूरेट डिटेल्स और नॉलेज ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक विदाउट एनी पर्सनल ओपिनियंस और इंटरप्रिटेशंस। जैसा कि लिखा गया है, ना ही ऑथर ने अपने पर्सनल ओपिनियंस या इंटरप्रिटेशंस दिए होते हैं, ना ही आपसे ये एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही है कि आप अपने पर्सनल ओपिनियंस या इंटरप्रिटेशन दें। Whatever has been given to you in the passage is your truth. जो भी पैसेज में गिवन है वही आपका सत्य है, और उसी को आपको आंसर में भी लिखना है, उससे हटकर कहीं नहीं जाना है, उससे बाहर आपको कहीं नहीं जाना है। Alright then, moving ahead, ठीक है, let's talk about the format। ठीक है, तो आपका जो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होता है 200 to 250 वर्ड्स का आता है, तो डिस्कर्सिव पैसेज से छोटा भी आता है, क्योंकि डिस्कर्सिव पैसेज की वर्ड लिमिट 400 उससे ज्यादा भी कई बार चली जाती है, बट ये छोटा होता है। एंड इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होते हैं एंड टोटल मार्क्स भी 10 होते हैं। अब ये 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, यानी 1 मार्क ईच कैरी करेंगे, ठीक है, तो ये किस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे? सो बच्चा, दे कैन बी योर एमसीक्यू क्वेश्चंस, दे कैन बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, दे कैन बी इन्फ्रेंस बेस्ड, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएट करके बताओ, वोकैबुलरी रिलेटेड, सिनोनिम, एंटोनिम, टोन या लैंग्वेज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो कि इस बार हमने 2024 के सैंपल पेपर में देखा है, ठीक है, क्लास 10th के, बिकॉज आपको पता है कि रीडिंग सेक्शन आपको एग्जैक्टली सेम होता है क्लास 10th के जैसा, तो टोन से भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आए हैं। सो यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, कोई रीजन देने के लिए आ जाएगा, आपके पास वैल्यू से बेस आ जाएगा, ठीक है, कि आप इसके बेसिस पे क्या समझ पा रहे हैं, किसकी वैल्यू ज्यादा है, क्या ये बढ़ रहा है, क्या ये घट रहा है, ठीक है, वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जहाँ पे सिनोनिम बताना है, एंटोनिम बताना है, रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर केस बेस्ड पैसेजेस, ठीक है। गॉन आर द डेज where you will be given a set of questions, आपने बस मार्क कर लिए पैसेज से और आपने उन्हें नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब आपका ये फॉर्मेट नहीं रहने वाला है, तो इसको पिछली क्लास में भी पिछली क्लास में ही छोड़ाओ, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। ऑलराइट, मूविंग अहेड, सबसे पहले अब हम एक फैक्चुअल पैसेज डिस्कस करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट द फॉर्मेट इज गोना लुक लाइक, व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम, ठीक है, ये एक्चुअली होता क्या है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे दैट हाउ डू यू हैव टू अप्रोच योर फैक्चुअल पैसेजेस इन एग्जाम्स, ठीक है, किस तरीके से आपको फैक्चुअल पैसेजेस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। So let's start with the paragraph number 1 over here. The northeast of India is a melting pot of variegated cultural mosaic of people and races, an ethnic tapestry of many hues and shades, ठीक है। अगर आपके जैसा कोई बच्चा, आपके जैसा यानी आपके स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला कोई बच्चा इस पहली लाइन पढ़ेगा, तो उसके तो एग्जाम में पसीने ही छूट जाएंगे कि अरे रे 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 बाबा, ये क्या दे दिया, मोज़ैक, ठीक है, मेल्टिंग पॉट, टेपेस्ट्री, ह्यूज, शेड्स। मैम पहले ही सेंटेंस में इतने डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए, पता नहीं पूरा पैसेज कितना भारी होने वाला है। तो भाई ऐसी थिंकिंग अगर आपने ले ली, वहीं पर आप बहुत सारे मार्क्स लूज कर दोगे, जस्ट बिकॉज आपको लैंग्वेज डिफिकल्ट लग रही है फैक्चुअल पैसेज की। इसका मतलब ये नहीं है आप घबरा जाओगे। अंडरस्टैंड द फैक्ट, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तो आपको फैक्ट्स पे ध्यान देना है, आपको नंबर्स पे ध्यान देना है। इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है, तो आप आराम से क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है पैसेज, गो टू द क्वेश्चंस, वो सबसे पहले क्वेश्चंस देखो, उसके बाद पैसेज पढ़ो, सो दैट आपको पता हो कि किन क्वेश्चंस के हिसाब से आपको पैसेज को पढ़ना है। Now let's break down our first line, ठीक है, अच्छे से समझते हैं। So नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया की बात करिए, बोला गया इट इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ वैरीजेटेड, वैरीजेटेड का मतलब है जहाँ बहुत सारी वेराइटी हो, कल्चरल मोज़ाइक, मोज़ाइक क्या होता है बेटा, एक तरह की पेंटिंग होती है जिसमें हमने बहुत छोटे छोटे टुकड़े वगैरह जोड़कर बनाए हो,
सो बेसिकली बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है आपका, वहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी रेसेस हैं एंड एथनिक टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री अगेन आपका जो क्लॉथ के पीस का वर्क होता है, जहाँ पे आपने बहुत सारे पैटर्न्स और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ड्रॉ करी हुई हैं ऑफ मेनी ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है शेड्स, ठीक है। तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे कल्चर्स मिलेंगे, बहुत सारी एथनिसिटीज मिलेंगी, ठीक है। तो मतलब कल्चरली बहुत ज्यादा रिच है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। साफ सीधी भाषा में इतनी सी बात करी गई है। सो यानी पूरा पैसेज जो होने वाला है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ही रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं। Yet these states are lesser explored as compared to the rest of the country. अगर बाकी कंट्री से स्टिल हम कंपैरिजन करें तो इन स्टेट्स में फिर भी बहुत कम लोग जाते हैं। The new generations of travelers who are money rich and time poor are increasingly looking for unique experiences, a phenomenon being called the emergence of the experience economy। ठीक है, बोला जा रहा है जो आजकल की जनरेशन आ रही है, ठीक है, जो ट्रैवलर्स आजकल के हैं, दे आर मनी रिच एंड टाइम पुअर। यानी पैसा तो बहुत ज्यादा है बट टाइम की काफी कमी है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स, ठीक है, जहां पर उनको बहुत सारी छुट्टियां नहीं मिलती। सो दे बेसिकली लुकिंग फॉर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। और इस जनरेशन को हम एक्सपीरियंस इकोनॉमी बोल रहे हैं, यानी ऐसे लोग जो एक्सपीरियंसेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है इट इज अ लॉट टू ऑफर, यानी बहुत सारे यहाँ पर आपको एथनिसिटीज यानी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। स्टिल वहां पर जो टूरिज्म है बहुत कम है, जबकि आजकल की जनरेशन, ठीक है, जिसको एक्सपीरियंस चाहिए उनके लिए परफेक्ट प्लेस है, एक तरह से ये सजेस्ट कर रहा है। For this new and growing breed of tourists, the Northeast, with its variety and uniques, holds immense attraction. ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि वहां का टूरिज्म बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, बिकॉज आजकल की जो जनरेशन है उनके लिए वो सब कुछ नॉर्थ ईस्ट में है, क्योंकि आप बहुत कम टाइम में, ठीक है, छोटी सी जगह में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप ले सकते हो और पैसे की कमी नहीं है तो आप आराम से ट्रैवल भी कर सकते हो, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। A study conducted in 2020 by Dr. Sherab Bhutia revealed that the foreign tourist travel in the Northeast increased from 37,380 persons in 2005 to 1,18,552 in 2040. Basically, अब हम numbers facts की बात करने वाले हैं। तो भाई एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी और डॉक्टर शराब भूटिया ने कंडक्ट करी थी और उन्होंने बोला कि 2005 से 2014 के बीच अगर आप टूरिज्म को देखें, फॉरेन टूरिज्म को देखें, तो वो 37,000 कुछ से डायरेक्टली 1 लाख कुछ पर गया है, यानी बहुत मासिव इंक्रीज आपको दिख रहा है, यानी धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। The overall growth rates of tourists, both domestic and foreign, यानी जो इंडियन टूरिज्म है और जो फॉरेन से लोग नॉर्थ ईस्ट घूमने आते हैं, in the northeast was as high as 26.44% during 2005 and 2006। 2005 और 6 में परसेंटेज रेट कितना था? 26.44%। A high and positive growth of 12.53% was registered in foreign tourist visits to northeast states of India during 2012 from 2011। 2011 से 2012 में कितने की ग्रोथ आई? 12.53% की ग्रोथ आई। तो धीरे धीरे नंबर बस इंक्रीज हो ही रहा है। नेक्स्ट, which further rose to register a growth of 27.93%। so पहले 12.53 था, फिर 27.93 हो गया during 2013 from 2012। then foreign tourist arrivals in the northeast witnessed a growth of 39.77% during 2014 from 2013 according to data provided from the Ministry of Tourism, Government of India। तो Government of India के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 2014 में, ठीक है, 2013 से कितनी ज्यादा बढ़ोतरी आई थी? 39.77% की बढ़ोतरी आई थी। तो जितने भी ईयर्स हम देखते जा रहे हैं धीरे 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 हमें वहां पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो हमारे पास एक डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ फॉर्म हो सकता है अगर हम बनाना चाहें, बिकॉज जैसे जैसे ईयर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ग्रोथ जो है टूरिज्म में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ। The study recommendations for tourism planners included the need to concentrate on some key areas like enhancement of tourist facilities, tourism financing, focus on community involvement, and others for the formulation of a sustainable tourism strategy in the northeast of
टूरिज्म ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो अब भाई आप कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं टूरिज्म को नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाने के लिए। आपको क्या क्या करना चाहिए? आपको टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज को बढ़ाना चाहिए, उनके लिए फाइनेंसिंग करनी चाहिए, ठीक है, कि प्रॉपर करेंसी एक्सचेंज हो या प्रॉपर लोगों के लिए प्लान्स वगैरह हो सके टूर्स के लिए। फिर उसके बाद आपको कम्युनिटी को इन्वॉल्व कराना चाहिए, लोकल कल्चर को वहां पे शो करना चाहिए, बिकॉज दैट इज रिच, वेरी रिच ओवर देयर। और इस तरीके से आप एक सस्टेनेबल यानी ऐसी चीज जो अभी भी आपके लिए काम करे और फ्यूचर में भी आपके लिए काम करती जाए, ऐसी कोई आप स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि नॉर्थ ईस्ट के ट्रैवल को, टूरिज्म को और ज्यादा ग्रो कर सके। So the whole passage, the entire passage, it was all about the tourism in Northeast. ठीक है, and it was telling us that how tourism in Northeast is increasing, year after year. And कैसे जो आजकल की, generation, बदलती generation है, they are looking for more rich experiences. ठीक है, जो कि North East में बहुत आराम से ऑफर करने के लिए है। और थर्ड पैराग्राफ में बताया गया कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं इस टूरिज्म को और बढ़ाने के लिए। Alright, now let's have a look at the questions. ठीक है, तो हमारे पास 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स का वेटेज है, तो टोटल 10 मार्क्स हमारे हो जाएंगे। Alright, so it's going to give you a great, आपके पास एक्सपीरियंस कि आपके पास एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, what are the kind of questions you can expect। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पैसेज चूज करा था ताकि अगर यहाँ पे डिफिकल्ट पैसेज आपने अंडरस्टैंड कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया, तो एग्जाम में थोड़ा इजी पैसेज आएगा, तो उसको तो बाएं हाथ से कर लो। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। इन्फर का मतलब होता है कंक्लूड। वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ 1, यानी पैराग्राफ 1 को मद्देनजर रखते हुए हमें, ठीक है, एक कुछ इन्फ्रेंस, कंक्लूजन निकालना है इस इंफॉर्मेशन के। द रेट ऑफ टूरिज्म इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया पजल्स टूरिज्म ऑफिशियल्स, कि नॉर्थ ईस्ट का जो टूरिज्म का रेट है, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ की बेसिस पर, वो ऑफिशियल्स जो वहां पे ऐसे बॉडीज हैं जो टूरिज्म को देखती हैं, वो उन्हें कंफ्यूज, पजल क्यों करता है। Let's have a look at the paragraph. So the northeast of India is a melting pot of variegated cultural mosaic of people and races and ethnic tapestry of many hues and shades. Yet these states are lesser explored as compared to rest of the country. Basically, so northeast state is a lot to offer. It is very culturally rich. Okay. Still, यहाँ का tourism is very less explored as compared to rest of the country. So this is something which confuses tourism officials। ठीक है, कि जो ऐसे आजकल की जनरेशन है जिसे एक्सपीरियंसेस चाहिए, जिसके लिए नॉर्थ ईस्ट जो है इतना ज्यादा कल्चर, इतने ज्यादा रिच एक्सपीरियंसेस ऑफर कर रहा है, स्टिल वहां पे लोग इतना कम क्यों गए हैं। Alright, let's have a look at the answer now. This is so because these states are lesser explored as compared to rest of the country in spite of having lots to offer। यानी जो कि हमने exactly बोला था, ठीक है, कि confusing क्यों है ये चीज, रेट्स क्यों कंफ्यूजिंग है, दैट इन स्टेट्स को इतना कम क्यों एक्सप्लोर करा गया है, क्यों इतना कम घूमे जाते हैं, जबकि इन स्टेट्स में ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। Alright, moving on to the question number 2. From paragraph 1, we can conclude that the dash and dash of the northeastern states aid attracting the money rich and time poor। ठीक है, कि कौन सी ऐसी दो चीजें हैं एज पर पैराग्राफ 1 जो कि नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट है, जो कि मनी रिच यानी जिनके पास पैसा बहुत है बट टाइम बहुत कम है, ऐसे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। What is there in Northeast? Is it distinctiveness? It is conventionality। conventionality यानी जो कि बहुत कॉमन है। Diversity, यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्म यानी हर चीज जो आपके बिल्कुल सेम हो। मॉडर्निटी, कि बहुत ज्यादा मॉडर्न है ये स्टेट्स, ठीक है। एंड वी हैव टू सिलेक्ट एनी 2 ऑप्शंस, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन दिए गए हैं कि या तो 1 and 3 का कॉम्बिनेशन है, या 2 and 4 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर 2 and 5 का कॉम्बिनेशन है, या 1 and 4 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन जैसे एमसीक्यूज ऐसे हैं, कुछ कई बार आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर श्योर ऑप्शन देखते हैं कि मतलब ये चीज तो डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट में है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती है, विच इज डिस्टिंक्टिवनेस। काफी यूनिक है ना, distinctive, it is very unique in itself।
सो आई थिंक डिस्टिंक्टिव इज वन थिंग जो कि कैरेक्टरिस्टिक हमें डेफिनेटली डालना चाहिए. सो वन वाले ऑप्शंस के दो कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है, दो कॉम्बिनेशन, या तो ए है या डी है. तो उस हिसाब से बी और सी तो हमारे है ही नहीं, हमने एलिमिनेट कर दिए दो ऑप्शंस. इट्स कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, जहां पे हम ऐसे ऑप्शंस को हटा रहे हैं जिनका हमें पता है कि ये तो डेफिनेटली आंसर नहीं हो सकता. ठीक है, तो हमने बी और सी हटा दिया, हमने ए और डी में से सिलेक्ट करना है. सो पहला ऑप्शन बोलता है कि डिस्टिंक्टिवनेस एंड डाइवर्सिटी, यानी भिन्न भिन्न चीजें हैं वहां पे, या डिस्टिंक्टिवनेस एंड यूनिफॉर्मिटी, यानी बिल्कुल यूनिफॉर्म एक जैसा. तो भाई यूनिफॉर्मिटी तो नहीं है. क्यों? क्योंकि हम पहली लाइन में बोलते हैं दैट इज अ लॉट ऑफ कल्चरल richness over there, a lot of diversity over there. So I think 1 and 3 should be the answer. D नहीं हो सकता. Let's have a look at the answer. क्या है? It's A. ठीक है. So this is how you approach difficult or confusing MCQs. पहले वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो तो आपको पता है ये तो आंसर हो ही नहीं सकता. उसके बाद उन ऑप्शंस की तरफ जाओ, ठीक है, जो बचे हुए हैं, और फिर एज पर योर पैराग्राफ और एज पर द पैसेज जो आपको कीवर्ड्स उसमें दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से, वो मैच करने की कोशिश करो, लॉजिकली एक आंसर पे आओ. देखना बहुत हाई चांसेस है कि आप सही आंसर सिलेक्ट करके आओगे, चाहे इन द फर्स्ट प्लेस आपको कोई भी ऑप्शन समझ में ना आए. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. ओके, so complete the following analogy correctly with a word or phrase from paragraph 1. Again paragraph 1 से हमारे पास question आया है. ठीक है, तो first paragraphs are very important and you see in most of the questions we are mentioning the paragraph as well. तो अगर आपके पास ऐसा पैसेज जिसमें मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, तो आपने अगर क्वेश्चन देख लिए ना सबसे पहले कि हाँ, तो आपको पता चल जाएगा कि किस पैराग्राफ पे आपको फोकस करने की जरूरत है. This is why you should always refer to questions before reading the passage. सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, आपको पता चलेगा किस तरीके से आपको पैसेज पढ़ना है, कौन से पैराग्राफ्स पे आपको फोकस करना है, किस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, अब इस एनालॉजी पे आते हैं. अरोमा इज टू कुकिंग, डैश इज टू पेंटिंग. तो भाई अरोमा और कुकिंग के बीच का रिलेशनशिप क्या है? जब कुकिंग होती है, जब घर में कोई खाना बनता है, तो अरोमा यानी खुशबू डेफिनेटली आती है. तो अगर पेंटिंग हुई है तो क्या चीज डेफिनेटली हो? लेट्स हैव अ लुक एट दी paragraph. The northeast of India is a melting pot of variegated cultural mosaic of people and races, an ethnic tapestry of many hues and shades. जब भी कोई पेंटिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आते हैं कि नहीं आते हैं? ठीक है, बहुत कलर के शेड्स होंगे ना, लाइट येलो, रेड येलो, ठीक है, पूरा का पूरा एक आपका ग्रेडियंट बनता हुआ चला आता है. प्लस आपके क्वेश्चन में भी एक हिंट है कि वर्ड भी हो सकता है पैराग्राफ 1 से, फ्रेज भी हो सकता है. सो ह्यूज एंड शेड्स इज द आंसर, बिकॉज जब कुकिंग होती है तो खुशबू आती है, तो अगर पेंटिंग हुई है तो शेड्स तो डेफिनेटली होंगे. सो ह्यूज एंड शेड्स इज आवर आंसर. Moving on to question number 4 now. Select the correct option to complete the following sentence. Travelers advocating the experience economy seek a holiday package. ठीक है, कि जो ट्रैवल ऐसे ट्रैवलर्स हैं जो कि एक्सपीरियंस चाहते हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा, टाइम बहुत कम है, ठीक है, वो कैसा हॉलिडे पैकेज चाहेंगे? एज पर द पैसेज, एज पर पैराग्राफ 1. ग्रैंड फैसिलिटीज, एक्सपेंसिव होटल्स, एक्सीलेंट सर्विसेज टू पैम्पर देम. पैसे हैं तो हाँ, ये चीजें प्रेफर करें, बट लेट्स हैव अ लुक एट अदर ऑप्शंस. A wholesome experience within the budget they have planned for. ठीक है, एक्सपीरियंस और भी wholesome. हाँ, एक्सपीरियंस इकोनॉमी है तो एक्सपीरियंस तो पक्का चाहिए, ये भी हो सकता है. Places and cities to buy things from and opportunities to spend money. ऐसी जगह चाहेंगे जहां पे वो पैसा स्पेंड कर सके? नो. What they are more focused on? They are more focused on experiences. तो ये तो नहीं हो सकता. Cost effective services, affordable accommodation and many days of touring. जब उनके पास टाइम है ही नहीं, so how can they afford many days? प्लस अगर उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो उनका फोकस कॉस्ट इफेक्टिव चीजों पर तो नहीं रहेगा. सो डी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. तो ए और बी में से ही होगा. तो फैसिलिटीज वगैरह तो चाहेंगे बिकॉज दे हैव मनी, बट देयर मोर फोकस इज ऑन एक्सपीरियंस, होलसम एक्सपीरियंस होना चाहिए और बजट के अंदर. सो बी इज द करेक्ट. अगेन एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम करेक्ट आंसर तक पहुंचे. ठीक है, सो सी a wholesome experience within the budget they have planned for. Moving on to the question number 5.
ठीक है, select the chart that appropriately represents the trend of foreign tourist travels in Northeast from 2011 to 2014 as per paragraph. पैराग्राफ 2 के हिसाब से जो फॉरेन ट्रैवल रहा, ठीक है, 2011 से 2015 के बीच में, उसके लिए हम कैसा ग्राफ चूज कर सकते हैं? ठीक है, तो पहला ग्राफ क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग में ग्रोथ हुई 2011 में, फिर एक डिप आया, फिर ग्रोथ होनी शुरू हुई और फिर हुई। बी ग्राफ बोल रहा है कि 2011 से 14 के बीच में ग्रोथ होती चली गई। सी बोल रहा है कि थोड़ी देर ग्रोथ हुई, फिर ग्रोथ पॉज होके एक प्रॉपर उसी स्टेबल पॉइंट पे आके उसी कांस्टेंट वैल्यू पे चलती रही। और डी बोल रहा है कि 2011 के कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू थी और एकदम से फिर बीच में ग्रोथ आनी शुरू। ठीक है, एक बार पैराग्राफ देख लेते हैं। सो भाई फॉरेन ट्रैवल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले 12.53% का ग्रोथ 11 से 12 के बीच, विच फर्दर रोज टू 27.93% 2013 में, फिर उसके बाद वो बढ़कर 39.77% हो गया था 2014 में। तो हर ईयर ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है। तो इस हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, राइट? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि हमने देखा कि हर साल जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है। सो एक स्ट्रेट ग्राफ बनता चला जाएगा, ठीक है, एंड इट इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। The study of tourist travel statistics in the Northeast from 2005 to 2014 showed dash results, expected results, encouraging results, inconsistent results या questionable results। जैसे रिजल्ट्स हमें फॉरेन ट्रैवल की देखने को मिले 2005 से 2015 के बीच में, वो किस टाइप के? क्या वो एक्सपेक्टेड थे? एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि पैराग्राफ 1 में ही हम बोल रहे हैं कि वहां पे फुटफॉल बहुत कम है, ट्रैवल बहुत कम होता है, इवन दो दे हैव अ लॉट टू ऑफर। इनकंसिस्टेंट भी नहीं थे, ऐसा नहीं था कि एक साल बढ़ रहा है एक साल घट रहा है। क्वेश्चनेबल भी नहीं थे कि यार ऐसा कैसा हो गया। ठीक है, हम ऑलरेडी बोल रहे थे कि यार उसमें बहुत कुछ ऑफर करने के लिए है, बट पीपल डोंट नो अबाउट इट। सो इट इज इनकरेजिंग, एक इंकरेजमेंट मिली ना उससे लोगों को कि हाँ हमें टूरिज्म पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टूरिज्म यहाँ का जो है एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का सोर्स बन सकता है और लोगों को बहुत सारी जॉब्स ऑफर कर सकता है और इस सेक्टर में हम काफी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। सो इनकरेजिंग इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। Substitute the word witnessed with one word similar in meaning in the following sentence for paragraph. पैराग्राफ 2 का हमें एक सेंटेंस दे रखा है, फॉरेन टूरिस्ट ट्रैवल्स इन द नॉर्थ ईस्ट विटनेस्ड अ ग्रोथ, और फिर हमें बोला गया विटनेस्ड को हमें किसी और वर्ड से रिप्लेस करना है। नाउ दिस इज अ सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जहां पे डायरेक्टली मीनिंग ना पूछकर हमें बोला गया है कि हमें उसे रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सो फॉरेन टूरिस्ट ट्रैवल्स इन नॉर्थ ईस्ट showed a growth of, displayed a growth of, recorded a growth of, all these words they can easily replace witnessed over here। ठीक है, विटनेस का मतलब ये तो ना दिखाना या देख रहे हो, ठीक है। सो विटनेस की जगह क्या क्या यूज कर सकते हैं? ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड, शोड, डिस्प्ले। कोई भी क्लोज मीनिंग वाला वर्ड होना आराम से उसे रिप्लेस कर सकते। और अगर वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन आता है जहां पर आपको आंसर नहीं आता, तो इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। पहली बात तो अपने आपको ये समझाओ कि वो एक क्वेश्चन है, अभी भी 10 में से 9 क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में हो सकते हैं, उस एक क्वेश्चन की वजह से बाकी क्वेश्चन को गलत नहीं करना। दूसरी चीज, उस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करो। क्या करना है? उस सेंटेंस को पढ़ो बार बार, उससे आगे पीछे के सेंटेंस को पढ़ो, क्या ये एक नेगेटिव वर्ड है, क्या ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। उस हिसाब से धीरे धीरे ना कुछ तुम्हें मीनिंग तो याद आ ही जाएगा। और अगर ठीक है सही आंसर नहीं भी लिख कर आए, क्लोज आंसर भी लिख दिया, तो टीचर शायद मेहरबानी करके आधा नंबर भी दे दे। तो खाली मत छोड़कर आना और घबराना मत, ठीक है, सिर्फ वोकैबुलरी के चक्कर। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8 now. List any two examples of tourist facilities as referred to in paragraph 3. Paragraph 3 में हमने कुछ चीजें बोली थी ना जिन पर काम करने की जरूरत है, ठीक है, टूरिज्म सेक्टर को, ताकि उसमें टूरिज्म ग्रो हो सके नॉर्थ ईस्ट में। तो उसमें से दो चीजों को लिस्ट करना, यानी डायरेक्टली हमें उस पैराग्राफ में से बताना है। तो स्टडी recommendations for tourism planners includes the need to concentrate on some key areas like enhancement of tourist facilities, tourism financing, focus on community involvement। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर वर्क करना चाहिए। ठीक है, यू कैन ऑल्सो मेंशन अफोर्डेबल होटल्स, ठीक है,
और ट्रांसपोर्टेशन पे काम करना चाहिए मोर, यू हैव टू वर्क ऑन दी अदर फैसिलिटीज, और कौन सी हो सकती है, वाईफाई और दी अदर थिंग्स। बट अगर आपके बैनरस में डायरेक्टली मेंशन है तो हम उससे बाहर क्यों जाए, व्हाई शुड वी इवन टेक द रिस्क, तो हम डायरेक्टली इसी में से वही चीजें मेंशन कर देते हैं। So, the study recommendation for tourism planners included the need to concentrate on some key areas like enhancement of tourist facilities, tourism financing, and focus on community growth. ये सब चीजें जो है फैसिलिटी का ही काम करती है। Alright, moving on to the question number 9 now. List one reason why the researchers recommend that the formulation of a tourism strategy in the northeastern states of India be sustainable. हमें एक रीजन बताइए कि क्यों ऐसा बोला गया, एक रिकमेंडेशन दी गई थी कि जो भी आप टूरिज्म के लिए स्ट्रैटेजी बनाए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, यानी ऐसी जो आपके काफी टाइम तक चलती रहे, बिकॉज देयर शुड बी अ बैलेंस, क्योंकि आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए जो लोगों को सोशली इकोनॉमिकली हार्म करे, ठीक है। तो अगर आप सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स का ध्यान रखते हो तो एक बैलेंस तरीके से आप ग्रोथ भी ला सकते हो और लोगों का साथ साथ फायदा भी कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई इट वाज रिकमेंडेड टू हैव अ सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ। The tourism strategy must keep in mind that it should not interfere with the socio-economic benefits of the local community to make it sustainable. ठीक है, तो भाई क्या आपको सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए अगर आपको सस्टेनेबल बना रहा है, वरना जो टूरिज्म है वो बहुत टाइम तक नहीं चलता। Moving on to the last question of the day. Select the option that titles the paragraph 1 to 3 appropriately with reference to the information in the text. Now, instead of asking for an appropriate title for the entire passage, यहाँ पर क्या खेल खेला गया है कि हमें बोला गया कि इंडिविजुअली हर पैराग्राफ का आपको अप्रोप्रिएट टाइटल बताना है। तो पहला बोल रहा है फुल स्पीड अहेड, अप्स एंड डाउन्स एंड पॉजेस फॉर कंसर्न। सो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो अप्स एंड डाउन्स कहीं पर थे ही नहीं। सेकंड पैराग्राफ में तो सिर्फ अप्स एंड अप्स थे, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन बी क्या बोलता है, विंड्स ऑफ चेंज, की धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। नंबर्स डोंट लाई, कि नंबर्स आपको बता भी रहे हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। एंड टाइम फॉर एक्शन, एंड नाउ इट इज टाइम टू टेक सम एक्शंस। कुड भी, क्योंकि थर्ड पैराग्राफ में रिकमेंडेशन थी, सेकंड पैराग्राफ में नंबर्स थे, फर्स्ट पैराग्राफ में आजकल की जनरेशन जिस तरीके से बदल रही है वो। थर्ड वाला देखते हैं, इंस्पेक्टिंग ट्रेंड्स स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग एंड लेट्स इन्वेस्टिगेट। तो भाई ट्रेंड्स, इंस्पेक्टिंग, ऐसे कौन से ट्रेंड्स देख ले, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, ये स्टैटिस्टिक्स वर मेंशन, but let's investigate. What were you trying to investigate? You were rather giving some recommendations to take. So C इतना appropriate नहीं है। Cause and effect, dynamic data and dependable facts, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, because first paragraph में कोई cause and effect नहीं था, second paragraph में जो data था बिल्कुल static data था, dynamic data बदलता हुआ data नहीं था, तो D तो बिल्कुल भी नहीं है। So the most appropriate answer would be B. Winds of change, numbers don't lie, and time for action, जब action लेने का वक्त आ गया है, and it is the correct answer. And see, we are done with the factual passage, but now it's time for some टिप्स। ऐसी टिप्स जो कि आपको फैक्चुअल पैसेज में फुल नंबर लाने के लिए हेल्प कर सकती है। सो भाई टिप नंबर 1, फोकस ऑन ग्राफ एंड वैल्यूज। जो भी आपके पास ग्राफ है, टेबल है, वैल्यूज गिवन है, उस पर अच्छे से फोकस करिए। फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि उनका रेक्टिफिकेशन मांगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड उसमें क्या हो रहा है, कौन से फैक्टर्स जो है बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। अगर एक आपको स्पेसिफिक ट्रेंड दिख रहा है कि वो चीज बढ़ती जा रही है, वो चीज घटती जा रही है, बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द एंटायर पैसेज, उस टेबल को या उस वैल्यू वाले पोर्शन को समझने की कोशिश करो, बिकॉज काफी क्वेश्चंस वहां से। नेक्स्ट स्टेप, do not add your opinion to your answers. Please keep your personal opinions to yourself. ठीक है, वहां पे opinions की कोई जगह नहीं। It's a factual passage. It's all about facts. And क्या fact है जो कि आपके सामने passage में लिखा गया है, so उसे हट के कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, यूज एलिमिनेशन मेथड फॉर कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज। अभी जैसे हमने पैसेज अटेम्प्ट करा, देयर वर अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज जो काफी बार कंफ्यूजिंग हो सकते हैं और फर्स्ट अप्रोच में कई बार शायद आपको ना आए।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल, यानी सबसे पहले उन ऑप्शन को हटाओ जो कि आपको पता है कि ये तो डेफिनेटली सही आंसर नहीं है, उनको हटा दिया तो बचे हुए ऑप्शंस में अगर गेस भी करोगे तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि सही आंसर पर जाओगे, तो यूज एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट वन, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट वोकैबुलरी। अगर आपके क्वेश्चंस में ऐसी कोई सॉरी आपके पैसेज में ऐसी डिफिकल्ट वोकैबुलरी है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्टेक्स्ट समझो कि उसको पॉजिटिव सेंस में यूज करा गया है, नेगेटिव सेंस में यूज करा गया है, उसके आगे पीछे की लाइन समझो, उसे हिंदी में थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो भी मतलब कई बार समझ में आ जाएगा। एंड अगर क्वेश्चंस में उस वोकैबुलरी का कुछ लेना देना नहीं है तो उस वोकैबुलरी पे ओवरथिंक नहीं करना है, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है, तुम्हें तब उसको देखकर ही पता चल जाएगा कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू वोकैबुलरी। अगर कोई वोकैबुलरी रिलेटेड नहीं है तो बल्ले बल्ले है ना, फिर अगर बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स भी प्रेजेंट है तो सानू की, जब हम इसका मतलब ही नहीं निकालना तो सानू की, तो उसमें फोकस ही नहीं करने का। तो अगर डिफिकल्ट वर्ड्स दिख जाते हैं तो उनसे घबराने का नहीं, सबसे पहले ये देखो क्या उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा भी गया है इन द फर्स्ट प्लेस या फिर नहीं। Alright, kiddos. So these were all the tips. This was the factual passage, and I hope आपको चीजें काफी हद तक क्लियर हुई हो। एंड बच्चा प्लीज, ये रहा हमारा इस हफ्ते का स्केड्यूल। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है ईश्वरन द स्टोरी टेलर के ऊपर इंट्रोडक्शन एंड समरी। सो मेक श्योर कि आप इस सेशन को भी डेफिनेटली देखिए, ठीक है, 5 बजे आ रहा है। मूविंग ऑन किड्डोस, बेटा ये रहा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। अगर आपको ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स चाहिए, बीटीएस चाहिए, पीडीएफ चाहिए, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड बच्चा, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, अगर आपको कुछ भी पर्सनली बातचीत करनी है, कोई डाउट क्लियर करना है, सो दिस इज वेयर यू कैन फाइंड मी आउट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, आई हैव ओपनड अप एन एक्स्ट्रा शॉर्ट चैनल फॉर यू, इंग्लिश से रिलेटेड स्पेसिफिकली, जहां पे एवरी वीक आई पुट अप वीडियोस टू हेल्प यू विद योर ग्रामर, give you some tips and tricks, ठीक है, upgrade your vocabulary, so check out that channel। even other teachers के भी ऐसे short channel हैं, all the links are in the description box। and if you enjoyed this video, found it helpful, make sure you hit the like button, do not forget to subscribe to the channel, let me know in the comment section next आपको किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए। so bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।